हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनी शाखर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोषक एवं पोषक पदार्थ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक पदार्थ के बारे में और फिर हम जानेंगे पोषण के बारे में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पोषक पदार्थ के बारे में, तो पोषक पदार्थ जैसे वे पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, वे पदार्थ जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन है, ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बात की ये पोषक पदार्थ तो है, पर ये पोषक पदार्थ हमें मिलते कैसे हैं और ये किस प्रकार हमें पोषण प्रदान करते हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा है कि एक प्रक्रिया होती है आपके शरीर में श्वसन, और उसके लिए आवश्यकता होती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन किसके माध्यम से? श्वसन एक प्रक्रम है, उसके माध्यम से कहां तक पहुंचती है? ये पहुंचती है कोशिका तक। वैसे तो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम किसका होता है? रक्त का होता है, परंतु एक श्वसन तंत्र का भी उपयोग इसमें होता है। इसके बाद आप अगर एक बात समझें कि केवल कोशिका जो है ऑक्सीजन की मदद से ही ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकती, इसके लिए उसको अन्य आवश्यकता होती है, और वो अन्य आवश्यकता किसकी होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता यानी भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं जी? पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, और यही पोषक पदार्थ किस रूप में होते हैं? जटिल रूप में, जिनको मनुष्य अपने भोजन के माध्यम से क्या करता है? ग्रहण करता है। अब देखिए, ये जो जटिल रूप में जो पोषक पदार्थ है जिसको मनुष्य ने ग्रहण किया है, ये भोजन के रूप में ये कहां जाएंगे? जटिल से सरल रूप में तोड़ दिए जाएंगे पाचन तंत्र के माध्यम से, और अंत में ये जब सरल रूप में तोड़ दिए जाएंगे, जब उनका अवशोषण होगा और वो कहां पहुंच जाएंगे? कोशिका तक पहुंच जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात समझिए, कोशिका के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होगा। कहां होगा ऊर्जा का निर्माण? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। और उस क्रेब्स साइकिल के अंदर किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अब एक बात समझिए, दोनों बातें यहां से क्लियर हो रही है कि पोषक पदार्थ किस लिए आवश्यक होते हैं? ताकि हम उसको तोड़ के क्या बना सके? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का निर्माण ही तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। उसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पोषक पदार्थ है वो हमारे शरीर में किस किस रूप में काम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट अगर हम यहां डिस्कस करें तो सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ। देखिए, ऊर्जा प्रदान मतलब आप अपने शरीर से कोई भी कार्य करते हैं, मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ने का हो, लिखने का हो, चलने का हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो सभी कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं? ऊर्जा के माध्यम से। और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? पोषक पदार्थ से। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब सबसे पहले एक बात देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि बिना ऊर्जा के हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाता। मतलब हमारे शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। अब सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें सबसे जल्दी ऊर्जा देने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। जबकि वसा जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा देने का काम करती है। देखिए, अधिक और जल्दी में फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें, यानी जिसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी, वो होती है वसा, पर जिससे जल्दी मिलेगी वो होती है कार्बोहाइड्रेट। अब एक बात समझिए कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में ये अंतर क्यों आया। हमने पहले भी पढ़ा है, या फिर आप दोबारा सुनिए एक बात को, कि अगर हम यूं कहें जीव विज्ञान की भाषा में, जब भी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा को मुक्त होने के लिए
या मुक्त करवाने के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब एक बात समझिए, जैसे कि यहां हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर भी हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल जो हम बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, कोशिका का शक्ति गृह हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलती है। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या रहा है वास्तव में? इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जैसे समझिए, सरल रूप में अगर हम भोजन की बात करें, सरल रूप कौन सा? ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। जैसे C6H12O6, जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती है, हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन जब इसके साथ ऐड हुई तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होने पर ये टूट गया CO2H2O और ऊर्जा के अंदर। यानी ऑक्सीकरण होने से क्या मुक्त हो जाती है? एनर्जी मुक्त हो जाती है, यानी ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में? तो अगर हम बात करें तो ये होती है जी ATP, यानी ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी और ऊर्जा क्या है? ये कुछ नहीं है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो एक इकाई के रूप में है, और वो इकाई क्या होती है? एटीपी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वसा के टूटने से भी एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन के टूटने से भी एनर्जी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल रही है, और ये एनर्जी की फॉर्म अलग अलग ना करके हमारा शरीर उसको एक फॉर्म में बदल देता है, और वो फॉर्म होती है एटीपी। एटीपी की संख्या अलग अलग हो सकती है, किसी से कम और किसी से ज्यादा, परंतु किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की अगर मैं बात करूं तो हमने एक बात यहां बड़े आसानी से समझी है कि ऑक्सीकरण जब तक नहीं होगा तब तक ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें ऑक्सीकरण होने में सबसे कम मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वसा के ऑक्सीकरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब एक बात समझिए कि आप बाजार में अगर जाते हैं और आपके पास जितने भी पैसे हैं तो सबसे पहले आप कौन सा सामान खरीदेंगे? भी जो आसानी से मिल जाए, आपके पास जितने पैसे होंगे वही सामान खरीदेंगे सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का जो हम बात करें ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर वही काम सबसे पहले करेगा क्योंकि हमारे शरीर को लगातार किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उस ऊर्जा को मेंटेन रखने के लिए लगातार ऑक्सीकरण करता है, और सबसे पहले इन दोनों में से ऑक्सीकरण करने की बारी अगर आए तो वो किसका ऑक्सीकरण करेगा? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करेगा। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ाता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको क्या चढ़ाई जाती है? ग्लूकोज। आपको वसा प्रोटीन नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? वसा और प्रोटीन भी चढ़ा सकते हैं, ऊर्जा के सोर्स है, पर डॉक्टर को भी ये पता है कि ग्लूकोज का मतलब क्या? ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण आसानी से होगा, और अगर उसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा इसका मतलब ऊर्जा बहुत जल्दी मिल जाएगी, और उस स्थिति में ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर जो है वो कब लड़ पाएगा रोगाणुओं से? जब हमारे शरीर में ऊर्जा है वो आसानी से मिल जाए। वो कब होता है? जब हमारा खुद का सिस्टम काम करने में सक्षम नहीं हो पाता या उतनी ऊर्जा नहीं बना सकता। इसका मतलब इन दोनों बातों से एक बात समझ में आती है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि साइंस जो है हर चीज के पीछे क्यों लगाता है? क्यों इसलिए लगाता है क्योंकि हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, हमने कहा इसमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है और इसमें सबसे धीमी ऊर्जा मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम लगती है, इसमें ज्यादा लगती है। जिसमें कम लगती है वो कार्य जल्दी होता है, और जिसमें ज्यादा लगती है उसमें वो कार्य धीमा होता है, सबसे अंत में होता है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है किसकी? प्रोटीन की। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन की, तो आपको अगर ध्यान दिया हो आपने तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ में भी मैंने प्रोटीन लिखा है। दूसरा मैंने प्रोटीन कहां लिखा है? शारीरिक निर्माण और वृद्धि में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये दो जगह कैसे आ सकता है? आपने प्रोटीन को यूं भी कहा कि ये शारीरिक निर्माण या वृद्धि में सहायक होता है, और दूसरा आपने प्रोटीन को यहां भी लिखा कि ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है।
बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप यूं मान लीजिए कि आपके फादर जो हैं वो अर्निंग करते हैं, यानी कोई भी कार्य करते हैं, उनसे उनको जो भी वेतन मिलता है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। सबसे पहले वो क्या काम करेंगे, उस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे, उस पैसे का उपयोग वो दैनिक जरूरतों को पूरा करने में करेंगे। यानी आपके घर के जो राशन की आवश्यकता है, कितने सामान की आवश्यकता है, सबसे पहले वो फुलफिल की जाती है, और उसके बाद आपकी फीस वगैरह जो भी हो, सब कुछ करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो कहीं वो अलग अलग पॉलिसी में या फिर बैंक वगैरह में जमा करवा देते हैं। ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, जैसे इसी एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं कि दो सिचुएशन है। फर्स्टली क्या करना पड़ रहा है, जो पैसे मिले उससे जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। सबसे पहले क्या होती है, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हमने कहां जमा किया, बैंक में जमा किया। अब स्टूडेंट मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए कि किसी महीने इनकम कम हुई, पैसे कम मिले, ठीक है। मान लीजिए आपके घर का खर्च जो है वो मासिक रूप से 10,000 या 15,000 जो भी है, मैंने कहा 15,000 है, और उनकी कमाई भी इतनी हुई कि महीने के 15,000 ही बचे। इसका मतलब 15,000 रुपए लग जाते हैं किसमें, घर का सामान लाने के अंदर या घर का महीने का खर्च लाने। अब वो क्या करेंगे, आप मेरे को ये बताइए कि वो 15,000 रुपए कहां खर्च करेंगे, बैंक में जमा करेंगे या फिर अपनी दैनिक यानी मासिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में खर्च करेंगे। तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि वो दैनिक आवश्यकताएं सबसे पहले है, घर का सामान सबसे पहले है, जो बचत है उसी को तो बैंक में जमा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, यहां एक बात क्लियर हुई कि कब तक हम बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती। बस वही बात है इसके साथ, प्रोटीन के साथ में। देखिए, प्रोटीन जो है, प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब जो निर्माण कार्य करता है। निर्माण कार्य का मतलब क्या हुआ, शरीर के निर्माण में सहायक। जो पॉइंट हमने सेकंड लिखा, क्या, शारीरिक निर्माण और वृद्धि में किसका उपयोग होता है, प्रोटीन का उपयोग होता है। परंतु एक बात जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि प्रोटीन कब तक शरीर का निर्माण नहीं करेगा, कोशिकाओं की वृद्धि कब तक नहीं करेगा, जब तक कि शरीर को दैनिक आवश्यकता के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उसको नहीं मिल रही, तब तक प्रोटीन शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। प्रोटीन भी क्या करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है, आपने एक नाम सुना होगा, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा में क्यों बोला जाता है, अगर किसी बच्चे को प्रोटीन दिया जाए तो भी उसके शरीर की वृद्धि नहीं होगी, अगर केवल कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो भी उसके शरीर की वृद्धि नहीं होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोटीन कब काम करेगा कोशिकाओं के निर्माण के लिए, प्रोटीन तब काम करेगा जब कार्बोहाइड्रेट और वसा इतनी ऊर्जा दे कि उसके शरीर की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा कर दे। उसके बाद प्रोटीन किसमें उपयोग हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन उसके शरीर के वृद्धि के अंदर और निर्माण में उपयोग। ये बात क्लियर होगी कि प्रोटीन जो है वो क्या काम करता है, ऊर्जा देने का काम भी करता है। कब करता है, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा से उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही जितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता के लिए। एक बात और समझिएगा, मान लीजिए कि हमें थोड़ी बहुत आवश्यकता और बाकी रही, कार्बोहाइड्रेट कम मिला तो सही पर कम मिला, वसा भी कम मिली, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, तो प्रोटीन कब तक निर्माण कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए थोड़ी आवश्यकता है तो उस थोड़ी आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो ऊर्जा प्रोटीन की बच जाएगी वो निर्माण कार्य में उपयोग हो जाएगी। समझ में आई बात आपकी। अब पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और दूसरी बात क्या क्लियर हुई कि कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा सबसे धीमा या लेट ऊर्जा प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, जबकि वसा के लिए ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन जो अभी राइज हुआ थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन को दोनों में क्यों लिखा गया है, मैंने बड़ा आसानी से इजी तरीके से आपको बताया कि प्रोटीन तब तक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा तब तक जब तक कार्बोहाइड्रेट और वसा उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते जितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता के लिए चाहिए। जब देने की आवश्यकताओं की ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट और वसा कर देते हैं तो प्रोटीन किसमें उपयोग होने लग जाता है, शारीरिक निर्माण और वृद्धि में प्रोटीन का उपयोग होने लग जाता है। अब हम तीसरी बात करते हैं।
तीसरा पॉइंट हमारे सामने है उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करने वाले। अब एक बात समझिए, हमारे शरीर के अंदर कुछ पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु वो कम मात्रा में होने के बाद भी बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे खनिज लवण की मैं बात करूं, जल की बात करूं, विटामिन की बात करूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें विटामिन की, जो आज के समय एक इशू भी है, आपने सुना भी होगा कि विटामिन जो है यानी विटामिन सी, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं उससे हमें मिलता है, नींबू है, संतरा है, उनको आज की परिस्थिति के अनुसार यानी जो कोरोना महामारी है उसमें ज्यादा उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विटामिन जो है वो रोगों से बचाने का काम करता है। रोगों से बचाने का मतलब क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम करता है। कौन करता है? विटामिन करता है। जैसे आपने अलग अलग चीजें पढ़ी होगी, विटामिन ए के बारे में पढ़ा होगा, उसकी कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, उसके बारे में पढ़ा होगा। विटामिन बी के बारे में पढ़ा होगा, बेरी बेरी जो रोग उसकी कमी से हो जाता है। विटामिन सी की मदद से सकरवी, मसूड़ों में खून आना वगैरह ये चीजें पढ़ी। विटामिन डी जो रिकेट्स के बारे में आपने पढ़ा है। ई जो नपुंसकता या बांझपन, यानी कहने का मतलब ये सब जो चीजें हैं, माना कि इसकी कम आवश्यकता है, परंतु इनकी कम आवश्यकता में भी अगर कमी होती है यानी उतनी मात्रा भी नहीं मिल पाती है तो हमारे शरीर में अनेकों रोग हो सकते हैं। इसका मतलब विटामिन भी उतना ही उपयोगी है जितना अन्य पोषक तत्व उपयोगी है। इसके साथ साथ जल की अगर हम बात करें, जल तो यूनिवर्सल विलायक बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? सार्वत्रिक विलायक। मतलब हमारे शरीर में कोई भी जैविक क्रिया होती है, मान लीजिए वो पाचन की है या अन्य क्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण की है, तो उन सभी क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर का सामान्य तापमान नियंत्रण, आपने देखा होगा गर्मियों का समय है, जब ज्यादा गर्मियां हो जाएगी तो आपको प्यास भी ज्यादा लगने लग जाएगी। उस समय भी आपने देखा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो शरीर का जो एक निश्चित तापमान है वो नियंत्रण में रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान होने पर पसीने के रूप में जल बाहर आएगा, आप ताजा फ्रेश जल पीते हैं, वाटर पीते हैं, और जिससे आपके शरीर के तापमान का क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। उसी तरह खनिज लवण की बात करें, देखिए खनिज लवण है वो अनेक कामों के लिए चाहिए होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है अलग अलग कामों के लिए। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करने वाले खनिज लवण, जल और विटामिन। अब उपापचय क्रिया है क्या, ये बात समझने का प्रयास करें। देखिए जी, उपापचय क्रिया का मतलब क्या हुआ? देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी उपापचय की क्रिया। उपापचय की क्रिया में मेटाबॉलिज्म है वो दो चीजों से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, काटना, जैसे बोलते हैं ना, कट करना। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू फॉर्मेशन करना। इसका मतलब हमारे शरीर में दो चीजें लगातार होती रहती है, नई कोशिकाओं का बनना और पुरानी कोशिकाओं का टूटना। यानी पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। इसका मतलब उपापचय की क्रिया का मतलब क्या हुआ कि नई जो बन रही है वो या तो ज्यादा बन रही है या उतनी बन रही है जितनी पुरानी टूट रही है। अगर ये दो परिस्थितियां हमारे पास हैं तो उपापचय की क्रिया चल रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी मनुष्य के अंदर नई कोशिकाएं ज्यादा बनती हैं और पुरानी कम टूटती हैं, इसका मतलब उस मनुष्य के अंदर शारीरिक वृद्धि लगातार चलती रहती है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, आप यूं मान लीजिए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था और उस उदाहरण में हमने पढ़ा था कि बैंक में पैसे बढ़ते कब जाएंगे? जब आपकी कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम हो। परंतु कब बराबर रह जाएगा काम? जब कमाई और खर्चा दोनों इक्वल हो जाए। इसका मतलब बैंक में जमा नहीं होंगे। इसका मतलब हमारे शरीर की वृद्धि यानी हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण, मतलब हम क्या कर रहे हैं? संचय कर रहे हैं, यानी जो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। और इकट्ठी कब होगी? जब ज्यादा होगी तब होगी। अब ये तीन अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए आपने सुना होगा, आपके माँ बाप जो हैं, जो गार्जियंस हैं, वो कहते हैं कि जो अभी टाइम है, बचपन का समय होता है, जितना खाओगे तो वो काम आएगा आगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय जो उपापचय की क्रिया है उसमें जो हम बात करें कैटाबॉलिज्म, उसकी दर बहुत ही कम होती है और एनाबॉलिज्म की दर बहुत ही ज्यादा होती है। आप ज्यादा खा सकते हैं, ज्यादा पचा सकते हैं और उससे शरीर की वृद्धि भी ज्यादा ही होगी। इसका मतलब जितना खाओगे वो ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इसका मतलब वो काम आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, दूसरी बात,
एक एज ऐसी भी आती है जब दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है। दोनों चीजें बैलेंस मतलब जितना खाया और उतना ही टूट रहा है और उतना ही बन रहा है, इसका मतलब नई ग्रोथ उस समय नहीं होती है। और तीसरी एज ऐसी आती है जिसे हम ओल्ड एज, वृद्धावस्था कहते हैं। आपने देखा होगा, घर में बुजुर्गों को देखा होगा, आपके दादा हैं, दादी हैं, अगर आप उनके पुराने समय की फोटो को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो हष्ट पुष्ट नजर आते हैं। ठीक है, वो शरीर से अब दुर्बल जो नजर आ रहे हैं, कमजोर नजर आ रहे हैं, हड्डियां जो नजर आ रही है वो पहले नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया, कैटाबॉलिज्म बढ़ता गया और एनाबॉलिज्म क्या होता गया, कम होता गया। अब वो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उनके अंदर कैटाबॉलिज्म तो ज्यादा है, यानी टूटने की दर तो ज्यादा है और बनने की दर कम है। तो इसका मतलब धीरे धीरे जितना संचित था पहले का वो टूट जाएगा और धीरे धीरे टूटता जाएगा, ऊर्जा की कमी होती जाएगी और एक दिन उनके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे और वो मृत्यु की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डेथ यानी मृत्यु का वास्तविक क्या कारण है? वास्तविक यही कारण है कि जिसके अंदर उपापचय की क्रिया लगातार चल रही है वह सजीव होता है और जिसके अंदर उपापचय की क्रिया नहीं चल रही है वो निर्जीव होता है। यानी आप एक बात सिंपल याद रख लीजिए, हर चीज का अपवाद है, सजीव और निर्जीव में अंतर का अपवाद होता है हर चीज के अंदर। आप कहीं गति करते हैं, कहेंगे निर्जीव गति नहीं करते हैं, इसका भी अपवाद है। आप कहें कि सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, इसका भी अपवाद है। आप कहें कि सजीव जो है चल फिर सकते हैं, निर्जीव चल फिर यानी गति जैसे हम बात करें उसका भी अपवाद है। परंतु किसका अपवाद नहीं है? वो अपवाद नहीं होता है उपापचय क्रिया का, यानी जिसमें उपापचय क्रिया होती है वो सजीव है और जिसमें नहीं होती वो क्या होती है, निर्जीव होते हैं। इसका मतलब पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है जी? उपापचय की क्रियाओं को प्रेरित करने वाले कारक जो होते हैं, कौन से? खनिज लवण, जल और विटामिन। और देखिए फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, अनुवांशिकता में सहायक। सबसे पहले एक बात समझिए, अनुवांशिकता है क्या? अनुवांशिकता का मतलब हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वंश दर वंश, उसे बोलते हैं अनुवांशिकता। आपने नाम भी सुना होगा, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों क्या काम करते हैं अनुवांशिकता में? यानी डीएनए और आरएनए पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में, मतलब हम बात करें, स्थानांतरित होता रहता है। तो अब आप पूछेंगे कि सर इसके अंदर पोषक पदार्थ कहाँ हो? तो देखिए डीएनए जो बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजें कौन सी? पहले आपने पढ़ा होगा शर्करा, दूसरा क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन बेस, और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट समूह। यही तो तीन चीजें होती हैं, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट समूह। आरएनए में क्या होता है? यही तीन चीजें आरएनए में होती है, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट समूह। अब आप पूछेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? इसे डीएनए क्यों बोला और इसे आरएनए क्यों? इसे डीएनए और आरएनए वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों में क्या अंतर होता है। पर इतना समझ लीजिए कि जो शर्करा दे रखा है, जो डीएनए और आरएनए है, इन दोनों में शर्करा अलग अलग होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी, उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोस, और इसमें कौन सी शर्करा होती है? राइबोस। इसलिए इसको आरएनए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो यानी कुल मिला के डीएनए और आरएनए, इसका मतलब इसमें शर्करा है ना, और शर्करा हमने किसमें पढ़ी? शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? एक पोषक पदार्थ। इसका मतलब कुल मिला के अगर हम इसको रिवाइज करें तो क्या क्या चीजें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। दूसरा, शारीरिक निर्माण और वृद्धि में सहायक कौन से होते हैं? तो प्रोटीन। इन दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है वो शारीरिक निर्माण में सहायक होगा, परंतु जब कार्बोहाइड्रेट और वसा इतनी ऊर्जा ना दे पाए जितनी आवश्यकता होती है तो उस समय प्रोटीन क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट और वसा सबसे अधिक ऊर्जा कौन देती है? वसा देती है। क्यों देती है? क्योंकि वसा जो है
उसमें ऊर्जा की मात्रा तो अधिक होती है, परंतु समय ज्यादा क्यों लगता है? समय इसलिए लगता है क्योंकि इसके ऑक्सीकरण में ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करने वाले, इनकी मात्रा तो कम चाहिए, परंतु कम मात्रा भी बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होती है? आवश्यक होती है। खनिज लवण, जल और विटामिन। और आनुवंशिकता में सहायक होते हैं डीएनए और आरएनए। अब एक बात समझिएगा डियर, हमने ये चीजें पढ़ी और ये सब चीजें क्या है? पोषक पदार्थ। अब एक बात समझे, जैसे कि हमने इस बात को पढ़ा था कि ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर जाती, और भोजन यानी पोषक पदार्थ जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया, ये सब पोषक पदार्थ चाहिए हैं, भोजन के अंदर जाएंगे, पाचन प्रक्रिया होगी, पाचन में अवशोषण होगा, उसके बाद रक्त इसको लेके जाएगा कहां? कोशिका तक। और उसी तरह ऑक्सीजन को भी, यानी रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के कहां पहुंचती है? कोशिका तक। और फिर ये प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, और ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण की वास्तविकता में अगर बात करें कोशिका में भी कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद क्या बनती है? क्रेब्स साइकिल के अंदर जो साइकिल चलती है उससे क्या बनती है? ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एटीपी, और इस एटीपी का उपयोग होता है और हमारे शरीर को क्या प्रदान होता है? क्या प्राप्त होता है? पोषण। तो अब हम बात करेंगे किसकी? पोषण की बात करेंगे।